आज की क्लास में हम आंकिक समाकलन के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसका भाग 1 देखा था, उसमें हमने सिम्पसन के 1/3 रूल को डिस्कस किया था और उससे कुछ प्रॉब्लम्स को भी समझा था हमने, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था सिम्पसन 1/3 रूल का, a बराबर h/3 f+l 2o + 4e। यहाँ पर जो f था वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी प्रथम कोटि, और एल क्या था, लास्ट ऑर्डिनेट यानी अंतिम कोटि, ठीक है। और जो हमारा ओ था वो क्या था, विषम कोटियों का योग, ठीक है। और जो ई था वो क्या था, समकोटियों का योग, ठीक है, यानी सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स और ये सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इसके। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी नदी की चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। कह रहा है किसी नदी की चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, किनारे से x मीटर की दूरी पर गहराई y है, ठीक है। यानी किनारे से हम उसके x मीटर चलें अगर हम नदी की तरफ, तो उस इतनी दूरी के बाद जो गहराई है वो कितनी है, y है। तो नदी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें नदी का जो क्या है, एरिया निकालना है, ठीक। और टेबल उसने हमें दे दी है। कह रहा है कि किनारे से x मीटर की दूरी पर गहराई कितनी है, y, यानी किनारे पर खड़े हैं, 0 पर 0 रहेगी। अगर हम उसमें 10 मीटर चलते हैं तो गहराई हो जाती है 4 मीटर, ठीक है। हम 20 मीटर तक जाते हैं तो गहराई हो जाती है 7 मीटर। किनारे से 30 मीटर तक जाते हैं तो गहराई 9 मीटर। ऐसे किनारे से 50 मीटर तक जाते हैं तो 15 मीटर। ऐसे किनारे से अगर हम 80 मीटर तक चले जाते हैं आगे तो उसकी गहराई हो जाती है 3 मीटर, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो यही हमारी क्या है, यही हमारे ऑर्डिनेट्स हैं, यही कोटियाँ हैं। ये y1 हो गया, y2, y3, y4, y5 अप टू y9, क्लियर। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि यहाँ कोटियों की संख्या विषम है। कोटियों की संख्या कितनी है, 9, जो कि विषम है। और सिम्पसन के 1/3 रूल में हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसमें कोटियों की संख्या हमेशा विषम ही होती है, और जितनी कोटियाँ होती हैं उससे एक कम n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे एक कम 8 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से, तो यही हमारा a हो जाएगा, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 80 पर, ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 80। तो फॉर्मूला लगा देंगे h बराबर b - a/n। b का वैल्यू लगा देंगे 80, a का वैल्यू 0 अपॉन n की वैल्यू 8। सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। यही क्या होती है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई। यानी नदी को हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांटेंगे तो प्रत्येक जो हमारी स्ट्रिप होगी, पट्टी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा था जो y1 था हमारा वो कितना था, 0, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट हो गया 0। जो अंतिम कोटि थी वो थी y9 3, तो l की वैल्यू 3 हो गया। अब शेष विषम कोटियों का योग यानी o, शेष विषम कोटियाँ कौन कौन सी हो गई, y3, y5, y7, y9। तो y9 तो आ चुका है, तो y3, y5 और y7 बचे। इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33। ऐसे ही सम कोटियों का योग निकालेंगे तो y2, y4, y6 और y8, इन सबको जोड़ देंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। अब नदी का जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा फॉर्मूला है, a बराबर h/3 ब्रैकेट में f+l 2o + 4e, है ना। तो यहाँ पर f का वैल्यू लगा देंगे 0, l का वैल्यू 3 और o का वैल्यू हमने अभी निकाला है 33, ठीक है। 33 लगा देंगे, 4 × e का वैल्यू निकाला है 36,
बस हमें कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू उसमें सवाल में दी गई हैं, हमको बस सबको लगा देना है इस फॉर्मूले में। जब सबको ऐड कर देंगे और सबको सॉल्व कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 710 वर्ग मीटर, यानी यही हमारा जो है क्या है, नदी का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसकी जो डेटा दिया हुआ है हमें, इस डेटा से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ये डेटा है पूरा इसका, ये नोट कर लेंगे, इसी से हम फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट हो गया, ये लास्ट ऑर्डिनेट हो गया, ये y3 y5 y7 ये ऑड ऑर्डिनेट्स हो गए, और y2 y4 y6 y8 ये इवन ऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है सिम्पसन के नियम से इस इंटीग्रल का मान, लिमिट है 2 से 10, 1/1+x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 10 है, ये हम जानते हैं a और b का वैल्यू होता है, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 10। अब यहाँ पर हमें ना तो कोटियों की संख्या दी है और ना ही n का मान दिया है। अगर हमें n का मान दिया होता तो उसमें हम एक जोड़ के कोटियों की संख्या निकाल लेते हैं, या अगर हमें कोटियाँ दी होती, कोटियों की संख्या पता होती, तो उसमें से एक कम करके हम n का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है तो हम अपने मन से कोटियों की संख्या मान लेते हैं जो कि विषम होती है। ठीक है, तो कोटियों की संख्या मैंने बताया था 3 ज़्यादा कम हो जाती है और 7 थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कोटियों की संख्या ले लेते हैं 5। सिम्पसन के 1/3 नियम में कोटियों की संख्या विषम होती है, अतः माना n बराबर 4, तो कोटियों की संख्या होती है n+1 यानी 5। ठीक है, कोटियाँ कितनी हैं 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब फॉर्मूला लगा देंगे h बराबर b-a/n। अब b का वैल्यू है 10 - 2/4, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी h का मान हो गया 2। अब बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो हमने बताया था एक साइड में x लिख लेते हैं और एक साइड में जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर 1/1+x², ये लिख लेते हैं। अब हमें कितनी कोटियाँ दी हैं 5, तो a+h a+2h a+3h। ठीक है, और ये लिखा हुआ है a+, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, a+4h। ठीक है, तो कितनी कोटियाँ हो गई 1 2 3 4 5। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू 2 है। यहाँ a का h का और a का h का सब जगह वैल्यू लगा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसके बाद हम ये हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं वो हम इस फॉर्मूले में लगाते जाएंगे। पहले यहाँ लगाएंगे 2, तो ये वैल्यू आएगी, फिर लगाएंगे यहाँ 4, तो ये वैल्यू आएगी, 6 लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, 8 लगाएंगे तो 1/65, और अगर हम 10 लगाएंगे तो आएगी 1/101। ठीक है, अब यहाँ नाम रख देंगे y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, 5 कोटियाँ हो गई। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, h बराबर इंटीग्रल बराबर, यानी इसको हम a मान लेते हैं, h/3 f+l 2o + 4e। वही फॉर्मूला है हमारा, सेम, सब कुछ सेम करना है भाई। फर्स्ट ऑर्डिनेट कौन सी है y1, लास्ट ऑर्डिनेट कौन सी है y5, है ना। y3 का मतलब क्या हुआ, o का मतलब क्या हुआ ऑड ऑर्डिनेट्स, तो ऑड ऑर्डिनेट्स केवल एक ही है यहाँ पे बस, तो y3 आ जाएगा। क्लियर। अब हमको लिखना है e का वैल्यू, ई का मतलब हो गया हमारे जो सम कोटियाँ हैं उन सब का योग, तो सम कोटियाँ जो हैं इवन ऑर्डिनेट्स जितनी हैं इनका योग, तो कितनी है केवल 2 हैं, दोनों का सम कर देंगे। अब बस इन सब के वैल्यू लगाएंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो ये सारी वैल्यूज़ लगा देंगे और कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये 2/3 0.5603। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, तो एक सवाल और देखते हैं। बोल रहा है निम्न तालिका से सिम्पसन नियम द्वारा इस इंटीग्रल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस इंटीग्रल का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो हमारे सिम्पसन के 1/3 रूल से हल हो जाएंगे, और सिम्पसन का जो सेकंड रूल है 3/8 रूल उससे भी हो जाएंगे। बट सिम्पसन का जो 1/3 नियम है उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि कोटियों की संख्या उसमें विषम ही होनी चाहिए, है ना, कोटियों की संख्या विषम ही होनी चाहिए।
टेबल उसने हमें बनी बनाई दे रखी है। टेबल में हमसे बोल रहा है कि x है, x का मान है 0.5, 0.8 और 1.1, है ना। y का वैल्यू है 0.4804, 0.7262, 0.9281, ठीक है, वैल्यू दे दी हमको। उसके बाद अगला कॉलम है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, अगला कॉलम हमारे पास है एक्स वाई। तो एक्स और वाई निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तीनों। अब हमें क्या करना है, यही हमारी कोटियाँ हो जाएंगी, y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं a का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है, b का वैल्यू कितना है लास्ट वाला 1.1, है ना। अब यहाँ पर कोटियों की संख्या हमने देखा कितनी है, 3 है। यहाँ कोटियों की संख्या 3 है यानी विषम है। जब कोटियों की संख्या 3 है इसलिए यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। अब h के फॉर्मूले में b माइनस a अपॉन 2, तो b का और a का वैल्यू लगाएंगे और n का वैल्यू 2 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.3। अब फॉर्मूला लगा देंगे h अपॉन 3 f प्लस एल 2o प्लस 4e। तो f का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये वाला y1, ये वाला वैल्यू लगा देंगे, प्लस लास्ट ऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये वाला वैल्यू, प्लस 2 ऑड ऑर्डिनेट्स। अब इसमें 1 तो हमारा आ गया और 3 भी हमने लिख लिया, तो बीच में कोई ऑड ऑर्डिनेट्स तो आया ही नहीं, कोई भी विषम कोटि नहीं है बीच में, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, प्लस 4 ई का वैल्यू कितना है, केवल एक ही ऑर्डिनेट है y2 जो सम है हमारा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0.58096। अब बस हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट कर लेंगे इसको। अगला देखते हैं अब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0 से 4 लिमिट है और e की पावर x हमारा फंक्शन है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो तथा वास्तविक मान से भी तुलना करो, है ना। यानी पहले तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, कैसे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड से, यानी हम सिम्पसन का 1/3 रूल पढ़ रहे हैं तो उसी से निकालेंगे। और उसके बाद इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करें ऐसे ही नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं तो उससे भी निकालो और उसका कंपैरिजन करो कि हमारा आंसर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू है 4, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कोटियों की संख्या नहीं दी गई है और ना ही n का मान दिया गया है, अतः हम मान लेते हैं कि कोटियों की संख्या 5 है। अतः अंतराल 0,4 को 4 बराबर भागों में बांटने पर, ठीक है, यानी हमें जो इंटरवल दिया गया है 0,4, इसको 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसलिए n बराबर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू हमें पता है 4 है, a का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 5 कोटियाँ मानी हैं, तो जब 5 कोटियाँ मानी हैं तो n का वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू लगा देंगे 4 माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल कितना हो जाएगा 1। तो h का वैल्यू आ गया y इक्वल्स टू h का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, टेबल बनाएंगे इसका। टेबल में हम बनाते हैं 5 भागों में, हमें 4 भागों में बांटना है इसको और 5 हमारी कोटियाँ हैं, तो a प्लस 4h तक जाएगा, 4 भागों में बांटना है तो a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, है ना। पहले x आ जाएगा और उसके बाद फंक्शन हमारा जो दिया गया है e की पावर x। तो यहाँ पर a का वैल्यू लगाएंगे 0, यहाँ a का और h का वैल्यू ऐड कर देंगे, यहाँ एक और h का वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे, ऐसे ही यहाँ तक लगाएंगे तो ये आ जाएंगी वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी x की वैल्यूज़ हैं सारी, तो 0x की वैल्यू 0 के लिए इस फंक्शन का मान हो जाएगा e की पावर 0 यानी 1, 1 के लिए हो जाएगा e की पावर 1 यानी e, और 2 के लिए हो जाएगा e की पावर 2, 3 के लिए हो जाएगा e की पावर 3, 4 के लिए हो जाएगा e की पावर 4। क्लियर। इसके बाद हम इन सब का नाम रख देंगे y1, y2, y3,
y4 और y5। क्लियर। अब सिम्पसन का 1/3 रूल क्या कहता है कि फॉर्मूला है H/3 F+L + 2O + 4E। ठीक है, यहाँ पर F हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी प्रथम कोटि, और L क्या होता है लास्ट ऑर्डिनेट यानी अंतिम कोटि। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट का मतलब हो गया यहाँ पे y1 और लास्ट ऑर्डिनेट का मतलब हो गया यहाँ पे y5। तो दोनों को जोड़ दिया हमने। इसके बाद हम लिखेंगे +2O। O का मतलब हुआ कि बचे हुए जितनी भी विषम कोटियाँ हैं उन सब का योग, यानी सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो केवल बचा y3, तो वो आ गया y3 यहाँ पे, +4। ई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बची हुई जितनी भी सम कोटियाँ हैं, तो y1 आ गया हमारा, y5 भी हो गया, y3 भी हो गया। तो केवल ये दो वैल्यू बचती हैं हमारे पास, y2 और y4। तो e की जगह पे आ जाएगा y2 + y4। क्लियर। अब इन सब की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ लगा देंगे। y1 की वैल्यू 1 है यहाँ पर, y2 की वैल्यू e है, और ये y5 की वैल्यू e⁴ है। यहाँ y3 का वैल्यू आ जाएगा e² और y2 + y4 यानी e + e³। यहाँ लगा देंगे। अब e का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। e का वैल्यू होता है 2.718। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे e की वैल्यू 2.718 और उसका पावर है 4। कैलकुलेशन काफ़ी लंबा जाएगा इसका। फिर आता है 2, e का वैल्यू लगाएंगे 2.718 इसका स्क्वायर, यहाँ पे 4 e का वैल्यू लगाएंगे प्लस e का वैल्यू लगा के उसका क्यूब करेंगे, है ना। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ भी है कि e का वैल्यू होता है 2.71828। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम देखते हैं जब इसका पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 54.598। ऐसे ये पावर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा पावर, ये हमारा 2.718 और इसका पावर क्यूब। तो कुल मिला के इन सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आएगी 53.862। यानी हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ किया और सिम्पसन 1/3 रूल का यूज़ किया, तो हमें इस इंटीग्रल की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हुई 53.862। अब वो हमसे कह रहा है कि इसके वास्तविक मान से भी तुलना करो। ठीक है, तो इसका वास्तविक मान भी हम निकालेंगे जनरल मेथड से, जैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था वो ये था इंटीग्रल कि 0 to 4 लिमिट है e⁴x dx। अब हम e⁴x का इंटीग्रेशन जानते हैं, e⁴x आएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से 4। पहले अपर लिमिट लगाएंगे e⁴, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे e⁴0। अब e का वैल्यू लगाएंगे, उसका पावर करेंगे 4। e⁴0 हम जानते हैं 1 होता है, इसकी पावर 4 का जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54.598 - 1। ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा 53.598, है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं 53.6 लिख सकते हैं। और हमारा जो इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने इसका आंसर निकाला था वो कितना आया था, वो आंसर आया था 53.862। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो मेथड हमने यूज़ किया सिम्पसन 1/3 रूल से, और ये आया हमारा जनरली हम इंटीग्रेशन जैसे कि सॉल्व करते थे डेफिनेट इंटीग्रल्स को वैसे। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, बाकी लगभग लगभग हमारा मान सेम आ रहा है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। ठीक है,
इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है उसने कि यदि e की पावर 0 बराबर 1, e की पावर 1 बराबर 2.72 और e की पावर 2 बराबर 7.39, ऐसे e क्यूब e4 तक दिया हुआ है हमें, ठीक है। ऑलरेडी उसने ये वैल्यू बना के दी है। तो हमसे कह रहा है कि 0 to 4 लिमिट है, तो e की पावर x का सन्निकट मान सिम्पसन नियम से ज्ञात करो, ठीक है। इसका मान हमें किससे निकालना है? सिम्पसन नियम से निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो लिमिट है 0 to 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कितनी वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 वैल्यू हमको दी हुई हैं। तो कोटियाँ कितनी हो गई? 5। यहाँ पर जो कोटियाँ हैं यानी जो ऑर्डिनेट्स हैं वो कितनी हैं? 5। जब कोटियाँ 5 हैं तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, है ना। तो h का वैल्यू है, h का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? b माइनस a अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पर हम b का और a का वैल्यू लगा देंगे। b का और a का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 और h का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1। आगे बात समझ में। अब हम टेबल बनाएंगे इसका। टेबल में पहले लिखेंगे x और x की वैल्यू कितनी है? हमारा फंक्शन कितना है? e की पावर x, है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी और y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? e की पावर x। तो जो e की पावर x कहाँ है? e की पावर में ऊपर है। तो e की पावर हम देखते हैं कितनी वैल्यू है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही सब हमारी x की वैल्यू हैं। 0 1 छूट गया है तो इसको हमने इधर लिख दिया है। ये आएगा पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये मिस हो गया है तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही जब 0 के लिए हम निकालेंगे e की पावर 0 का वैल्यू तो 1 आएगा, वो उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ऐसे ही e की पावर 1 का निकालेंगे तो आएगा 2.72, ये भी हमें उसने दे रखा है ये, ठीक। अब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो e की पावर 2 आएगा और e की पावर 2 का वैल्यू भी यहाँ पे उसने दे रखा है 7.39। क्लियर हो गई बात। इसके बाद e की पावर 3 का वैल्यू यहाँ से ये भी हमें दे रखा है। x की वैल्यू 4 लगाएंगे तो e का पावर 4 भी हमें दे रखा है। अब नाम रख देंगे y1, y2, y3, y4, y5। क्लियर। तो यही हमारी कोटियाँ हो गई। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा y5 ये लास्ट ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और y3 हमारा ऑड ऑर्डिनेट्स हो जाएगा, केवल एक ही दिया हुआ है, बस फॉर्मूला लगा देंगे। तो h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2o का मतलब क्या? ऑड ऑर्डिनेट्स जितने भी हैं। अब यहाँ पर केवल ऑड ऑर्डिनेट्स हमको केवल y3 है, बस y3 मिल रहा है तो यहाँ y3 लग जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है इवन ऑर्डिनेट्स। अब इवन जो ऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारा y2 है ये वाला और एक y4 है, तो y2 प्लस y4। अब इन सब का वैल्यू लगा देंगे यहाँ से उठा के। ये 1 हो गया, ये y5 का वैल्यू 54.60 हो गया, ये y3 का वैल्यू हो गया, ये y2 और y4 का वैल्यू हो गया। इन सब कुछ लगा देंगे उठा के और सबको ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा 53.873। क्लियर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस क्लास का और इस सिम्पसन 1/3 रूल का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सिम्पसन के द्वितीय नियम को यानी सिम्पसन 3/8 रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है
कि निम्न तालिका की सहायता से वक्र y इक्वल्स टू एफ एक्स अक्ष तथा x बराबर 0 और x बराबर 6 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक वक्र है हमारे पास y बराबर इतना, तो x अक्ष से और इन दो पॉइंट से घिरे क्षेत्र का जो भी इनसे हमारा रीजन हमें मिलेगा घिरा हुआ, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो टेबल हमें उसने बनी बनाई दे रखी है ऑलरेडी। x का वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 और y का वैल्यू है, इस सारी वैल्यूज़ हैं y की पॉइंट में। तो यहाँ पर हम इन सबको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रहा है 7, यानी कि जब 7 आ रहा है तो जो कोटियों की संख्या है वो कितनी है 7, यानी 7। और जब कोटियों की संख्या 7 है इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 6। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि सिम्पसन के 1/3 रूल में कोटियों की संख्या विषम होती है और उससे एक कम, उसको बराबर जितने भागों में बांटते हैं n की वैल्यू होती है उससे एक कम। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे a का वैल्यू कितना है, ये हमारा a का वैल्यू है 0 और सबसे लास्ट में ये हमारा b का वैल्यू है और n का वैल्यू हम जानते हैं 6। तो h का फॉर्मूला क्या होता है b माइनस a अपॉन n। तो अब यहाँ पे b का, a का और n का वैल्यू लगा सकते हैं हम। तो 6 माइनस 0 अपॉन 6, h का वैल्यू आया 1। ठीक है, h का वैल्यू आया 1। अब सिम्पसन का 1/3 रूल हम देखेंगे। a बराबर है h अपॉन 3 f प्लस एल 2o प्लस 4e। ठीक है, ये फार्मूला भी हम याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि सिम्पसन के 1/3 नियम को लिखिए, उसका स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे और उसके जो नोटेशंस हैं, जैसे h फॉर क्या होता है हमारा, ठीक है, दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी होती है। f क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है यानी प्रथम कोटि होती है। l क्या होता है, लास्ट ऑर्डिनेट होता है। ऐसे ही o क्या होता है, e क्या होता है, इन सबको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे h का वैल्यू हमारा 1 है, 1/3। फर्स्ट ऑर्डिनेट है हमारा y1 और लास्ट ऑर्डिनेट है हमारा y7 प्लस 2। ऑड ऑर्डिनेट्स का सम होगा y3, एक तो हमारा y3 होगा, एक y5 होगा, बस ये दो ही होंगे, y3 प्लस y5 प्लस आएगा 4। इवन ऑर्डिनेट्स हमारे कौन कौन से हैं, एक y2 है, एक y4 है, एक y6 है। तो 2 4 6 इन सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। ये y1 का वैल्यू, ये y7 का, ये y3 का, ये y5 का, y2 का वैल्यू, y4 का वैल्यू, y6 का वैल्यू, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 1.136। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बस समझ में, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने सिम्पसन के प्रथम नियम को पढ़ा। अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सिम्पसन का जो 1/3 नियम है, ठीक है, इसमें हमने बार बार बताया कि सिम्पसन के 1/3 नियम में कोटियों की संख्या, इसको हमने पहले लेक्चर में भी, इससे पिछले पार्ट में बताया था, कोटियों की संख्या हमेशा विषम होती है। ठीक है, कैसी होती है, ऑड होती है, विषम होती है। यानी कि अगर कोटियों की संख्या विषम है तो उससे एक कम होती है n की संख्या, है ना।
एन की जितनी वैल्यू होती है इसमें एक ज़्यादा जोड़ दें n+1, तो यही हमारी क्या होती हैं, कोटियाँ होती हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। और h का फॉर्मूला हम पहले निकालना सीख चुके हैं। h क्या होता है, दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकंड रूल को पढ़ेंगे। क्लियर।